सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कोर प्लस। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्कोर प्लस पे। तो यार तुम लोगों को लग ही रहा होगा कि ये कौन सा अनजान सा चेहरा आ गया है, तो मैं अपना नाम दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा नाम। मेरा नाम है हिमानी, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं ही हूँ। वो स्कोर प्लस के कपड़ों में है, ये नॉर्मल कपड़ों में हूँ। यार मैं हिमानी हूँ, मेरा पूरा नाम है हिमानी अरोड़ा एंड मैं हूँ आज से आपकी साइंस की एजुकेटर। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं और ये 9th की जर्नी एक साथ पूरी करने वाले हैं। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यार मैं अपनी एजुकेशन के बारे में। मैंने 12th पास करी, जो सब करते हैं। उसके बाद बीएससी करा, एमएससी करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एमटेक जाने के लिए सोचा कि अब एमटेक करते हैं, तो वो करी हमने आईआईटी दिल्ली से। और अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने आ गई हूँ। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज मोशन। आज है इसका लेक्चर नंबर 1। हम समझेंगे कि यार ये मोशन एक्चुअली में होता क्या है। मोशन के साथ साथ हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, एक बार हम इंडेक्स भी देख लेंगे कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। उससे पहले थोड़ा सा मोशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यार तुम कब कहते हो कि कोई बॉडी मोशन में, मोशन से तुम समझते क्या हो? MOTION, ये वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप सिंपल सी भाषा में देखोगे तो ऐसा होगा, यार ये बॉडी मूव कर रही है। मूव करने का मतलब क्या है? कि चल रही है बॉडी। ठीक है, मान लो तुम एक काम करते हो, तुम अभी देख रहे हो कि यार ये एप्पल पेड़ पे था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे एप्पल ये पेड़ से नीचे गिर गया। तो क्या हुआ? ये एप्पल की पोजीशन चेंज हुई है। पोजीशन मतलब जहां पर पहले एप्पल था वो था पेड़ के ऊपर, उसके बाद एप्पल कहां गिर गया? जमीन पे। पोजीशन में चेंज आया है पेड़ से जमीन तक का। ये जो चेंज इन पोजीशन है, मोशन होता है। क्या होता है कि यार अब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। टाइम का रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? मैंने अभी मान लो अभी देखा, अभी बज रहे हैं 3, तो पेड़ पे था ये एप्पल, मैंने 3:01 पे देखा तो नीचे था। तो टाइम के साथ साथ हमने देखा कि जब इस एप्पल की पोजीशन चेंज हो रही थी तो वो मोशन बोला। और रेस्ट में क्या? ये बच्चा बैठा है, पढ़ रहा है बुक, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अब 1 घंटे बाद भी मुझे यही मिलेगा। सब बच्चे यही बोलोगे, सब अरे रेस्ट कर रहा है, बेचारा रेस्ट कर रहा है, सोने दो, पढ़ने दो, करने दो। ये बेसिक डिफरेंस जो मोशन और रेस्ट का है वो हम इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। और पहला लेक्चर में हम समझने वाले हैं सबसे बेसिक चीज, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। ठीक है, एक बार कंटेंट देख लेते हैं यार कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है। तो पहला चैप्टर जो है अपने पास वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। मोशन चैप्टर का पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हम आज लोग कवर कर लेंगे। सेकंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद है एक्सेलरेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, फिर डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ एंड हमारे पास देन ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर हम कुछ करेंगे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये है आपका छोटा सा कंटेंट जो हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चल लेते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो हम लोग अभी डिस्कस करे थे, दैट इज रेस्ट और मोशन में एक्चुअल फर्क क्या होता है। यार अब आपके पास 2 साइड हैं इस बोर्ड की, दोनों साइड में, एक साइड में आपके पास बड़ा बड़ा रेस्ट में लिख रहा है, एक साइड में आपको बड़ा बड़ा मोशन लिख रहा है। एक्चुअली में रेस्ट और मोशन में फिजिक्स में फर्क क्या होता है, मतलब क्या होता है। यार अब अच्छा एक बात बताओ, ये पेड़ है, तुम्हारा ये घर है, मान लो किसी का भी घर, मान लो मेरा ही घर है, ये हिमानी मैम का घर है। मेरे घर के बाहर एक इतना बड़ा पेड़ है जो सबके घरों के बाहर होना चाहिए, क्योंकि भाई अब देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है बाहर, इसीलिए पेड़ लगाओ। सबसे पहली बात पेड़ लगाओ। चलो फिजिक्स की क्लास के साथ साथ थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी हो गई। उसके बाद यार मेरे घर से थोड़ी सी दूरी है, बिजली का खंभा भी है। अब मैं आज अपने घर पे हूँ, मैं 10 साल बाद भी अपने घर पे आ जाऊँ, मैं 20 साल बाद भी अपने घर पे आ जाऊँ, ये पेड़ यहीं रहेगा। और अगर कोई दुर्घटना ना घटी बिजली विभाग की तरफ से तो ये बिजली का खंभा भी यहीं रहेगा। पेड़ भी यहीं है, बिजली का खंभा भी यहीं है, घर भी यहीं है, मूव ही नहीं कर रहे। मैं टाइम की रिस्पेक्ट में अगर चेक करूं, टाइम का रिस्पेक्ट क्या होता है कि आज 10 साल बाद, 20 साल बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये सभी चीजें अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी। दीज ऑल आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन।
ठीक है, नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन की बात तो ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मैंने अभी विद रिस्पेक्ट टू, इसकी WRT की फुल फॉर्म क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा है। ये कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, तो ये सारी की सारी चीजें रेस्ट में है। अब जबकि मोशन में क्या हो गया? ये बच्चा है, ये खेल रहा है फुटबॉल, मन कर रहा है तो खेल रहा है। ये है आपकी बी, ये कोई पंछी है जो उड़ रहा है। कौन सा पंछी है जरा बताओ कमेंट सेक्शन में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। मान लो तुम अभी देख रहे हो घर की बालकनी से, इन तीनों को नोटिस कर रहे हो, घर की बालकनी में खड़े हो या घर के बाहर खड़े हो, कहीं भी खड़े हो। ये बच्चा अभी तो इस बॉल को किक करते करते यहाँ खड़ा है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। ये बी अभी किसी फ्लावर पे है तो ये किसी और फ्लावर पे बैठ जाएगी। ये जो हमारा बर्ड है ये अभी आसमान में इस पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे होगा। मतलब तुम अगर 10 मिनट का टाइम भी लोगे या फिर 1 मिनट का टाइम भी लोगे, इन सबकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, मेरी क्लास में और भी हम थोड़ा बहुत करते हैं कि ऐसे इंग्लिश बहुत लिखते हैं, ताकि मुझे तो लगता है नोट्स होने चाहिए अपनी प्यारी लैंग्वेज में, ताकि जब तुम एग्जाम में 10 मिनट पहले भी पढ़ो तो तुम्हें ऐसे ऐसे पढ़े आ जाए। अगर तुम्हारे नोट्स में प्रॉपर दोनों चीजें होनी चाहिए, देखो दोनों चीजें होती हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है अब तुम कैसे करते हो। नोट्स में एक तो होता है तुम अपनी अपनी लैंग्वेज में एकदम अच्छे से समझने के लिए लिख लो, और एक होता है कि रटने के लिए लिख लो कि हाँ भाई मोशन की डेफिनेशन क्या है, रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, तुम प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखो। देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस तरीके के नोट्स चाहिए। मैं तो यूजुअली ऐसे ही करती थी, अगर मेरे पास कोई डिजिटल कॉपी भी है या फिर कोई हार्ड कॉपी भी है किसी की भी नोट्स की, तो मैं साइड में अपने ऐसे ना इंग्लिश के नोट्स लिख लेती थी ताकि मुझे आगे समझ में आ जाए। तो ये इंग्लिश के नोट्स तो मैं बनवा दूंगी क्लास में, जो आपको हमारी स्कोर प्लस की ऐप से मिल जाएंगे। बाकी आपको जो प्रॉपर नोट्स हैं वो बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। वैसे प्रॉपर नोट्स भी हैं इसी में, आगे प्रॉपर रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन भी हमने दी हुई है। ठीक, क्लियर? मोशन क्लियर हो गया, रेस्ट क्लियर हो गया। लेकिन यार अब एक बात बताओ, तुम अपनी डेली लाइफ में कितनी तरीके के मोशन देखते हो? कितने तरीके के मोशन देखते हो? मान लो तुम घर से बाहर निकले, सबसे पहले तो गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी भाई चल गई है। फिर उसके बाद मछलियां देखते हो, मछलियां स्विम करती हैं। कोई सर्कल में मूव कर रहा होता है, कोई सर्कल के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा होता है, कोई वाइब्रेट कर रहा होता है, कोई जैसे घड़ी का पेंडुलम टिक 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 करता है, कोई पीरियोडिक मोशन कर रहा होता है। तो ये बहुत सारे तरीके के मोशंस हैं। ये सब हैं जो आप अपनी डायरेक्ट आंखों से देख सकते हो। कुछ इस तरीके के मोशन होते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। वो मोशन कौन से हैं? जैसे कि ये, यार अब तुम्हें कैसे पता कि इसमें से हवा निकल रही है? क्या तुम्हें हवा के चलने का मोशन दिख सकता है? क्या तुम्हें ये मोशन दिखता है कि यार ये हवा कैसे चलती है? तो ये हवा का जो मोशन है, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, तुम्हें कैसे पता चलता है? यार अगर ये लीव्स उड़ रही हैं तो मतलब यहाँ हवा है। जैसे इस कॉर्नर पे ये लीव्स उड़ रही हैं तो यहाँ हवा है, यहाँ पर कोई हवा नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ एयर तुम्हारे पास एक इनडायरेक्ट एविडेंस से मिलता है। या तो किससे मिलता है? किसी किसी के घर के बाहर एक बेल लगी होती है, विंडचिम भी बोलते हैं, जब हवा चलती है तो वो बजती है, उससे पता चलता है हाँ हवा चल रही है। पेड़ पत्ते हिलते हैं, उससे पता चलता है हवा चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट से एविडेंस होते हैं, उससे पता चलता है। या फिर जैसे धूल मिट्टी उड़ रही हो बहुत तेज तेज, उससे पता चलता है। तो मूवमेंट एक तो डायरेक्ट होता है, जो तुम्हें ये मान लो ये बच्चा इस कार्ट को जरा पुश कर रहा है तो इससे पता चल रहा है। ये हो गए दोनों मोशन के एग्जाम्पल कि कोई भी बच्चा ये कार्ट लेके चल रहा है, वो पत्तियां उड़ रही हैं, ये डायरेक्ट मोशन। ये इनडायरेक्ट मोशन, ये तो सिंपली हमारे भैया बैठे ही हैं, ये अपना रेस्ट कर रहे हैं लैपटॉप पे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हैं। क्या मुझसे सब लोग इस बात के लिए एग्री करेंगे कि हाँ ये रेस्ट पर है और ये दोनों मोशन में है? ये बात से सब एग्री करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये जो लैपटॉप पे जो बंदा बैठा है, ये तो अर्थ पे बैठा है, सबको पता है, अपने घर में बैठा है। इसका घर कहाँ है? अर्थ पे है। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि घर अर्थ पे है। तो क्या अर्थ मोशन में नहीं है? सोच के देखो, जहां ये बैठा है क्या अर्थ मोशन में नहीं है?
ये अर्थ पे है, अर्थ तो मूविंग है, अर्थ मूविंग है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि ये रेस्ट पे है? तो इन सभी चीजों के लिए कि कोई भी चीज रेस्ट पे है या मोशन पे है, वो तुम किस तरीके से प्रॉपरली डिफाइन करोगे? वो तुम डिफाइन करोगे रेफरेंस पॉइंट से। किससे? ये एक वर्ड है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो क्या होता है? तुम कहां से कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि ये बस आपकी चल रही है, पहला एग्जाम्पल, ओजी एग्जाम्पल, हर एक टीचर, मैं कहती हूं कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये एग्जाम्पल आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलो ये बस चल रही है, मैं हिमानी मैम बैठी हैं और तुम्हारी दूसरी कोई मैम ले लो, निहारिका मैम ले लेते हैं। चलो मैं और निहारिका मैम दोनों इस बस के अंदर बैठे हैं, या एक काम करो, निहारिका मैम तो नीचे है और मैं बस में हूं। क्या होगा? मैं बस में बैठी हुई हूं और निहारिका मैम बाहर है। निहारिका मैम देखेंगी, वो कहेंगी हिमानी मोशन में है, हिमानी मैम मोशन में है। निहारिका मैम क्या कहेंगी कि हिमानी मैम मोशन में है। क्यों? क्योंकि निहारिका मैम है यहां, मैं हूं यहां। क्या कहेंगी निहारिका मैम? कि हिमानी मैम मोशन में है, क्योंकि वो तो अर्थ पे है, उन्हें मैं मूव करती हुई दिखाई दे रही हूं। ठीक, इधर लिख रही हूं H, इधर लिख रही हूं N, निहारिका मैम, हिमानी मैम। ठीक है, लेकिन मैं बस में हूं, मैं बस में ऐसे सीधी चलती जा रही हूं, मैंने देखा सड़क पे निहारिका मैम है, मुझे बस में से ऐसा लगेगा निहारिका मैम पीछे की तरफ जा रही हैं, उल्टी डायरेक्शन में निहारिका मैम मूव कर रही हैं, मुझे लगेगा मैं रेस्ट पे हूं। मुझे बस में क्या लगेगा? मैं तो रेस्ट पे हूं, मोशन में कौन है? निहारिका मैम जो पीछे चल रही हैं। कभी नानी के घर गर्मियों की छुट्टी में, सर्दियों की छुट्टी में गए हो, बस में बैठे हो, बस में बैठते हो, बस में बैठते ही आसपास जो सड़क पे पेड़ लगे होते हैं, ऐसा नहीं लगता पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं? लगता है ना कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, अपीयर होता है। चाहे आप मोशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निहारिका मैम अर्थ पर है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। क्योंकि निहारिका मैम अर्थ पे है, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, अर्थ भी मोशन में है, तो निहारिका मैम भी रेस्ट में नहीं हुई। इट इज ऑल अबाउट रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं अर्थ पे हूं तो मुझे अर्थ का हर एक बंदा रेस्ट पे दिखेगा। कैसे? किस चीज से रिलेट करोगे? अगर मैं बस में हूं तो बस के सारे बंदे, बस में 56 सीटर बस अगर है, ये यूजुअली 52 होती है, 56 होती है, आई डोंट रिमेम्बर, 50 के 50 लोग, ये 56 के 56 लोग मुझे ऐसे लगेगा रेस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन निहारिका मैम जो नीचे हैं वो मुझे ऐसी लगेगी मोशन में है। इसीलिए जब तुम अर्थ पे ही रह के अर्थ के ही लोगों को ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें लगता है सब रेस्ट में है। जैसे कि वो पीछे लैपटॉप पे काम करता हुआ बंदा, लेकिन बैठा हुआ होना चाहिए, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। रेफरेंस पॉइंट का एक एग्जांपल समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट और किस तरीके से कैसे हैं यार, मतलब एक तो तुम्हें पता चल गया रेफरेंस पॉइंट का यूज क्या होता है, कि यार एक यूज तो सिंपल सा यूज यही है हमारा कि यार पता चल जाए कि मोशन में कौन है और रेस्ट में कौन है, क्योंकि यही रेफरेंस पॉइंट ही हमें बताता है कि ये जो बॉडी है ये मोशन में है या रेस्ट में है। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है? निहारिका मैम का रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड, मेरा रेफरेंस पॉइंट है बस। चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये जो एग्जाम्पल है इट इज अ वेरी 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 बिग थिंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। हम थोड़े और सिंपल से एग्जाम्पल पे आते हैं। अब नानी के घर तो जाते ही हो, बस से बाहर देखते हो पेड़ पीछे चल रहे हैं, आपको लगता है पेड़ चल रहे हैं, हम रेस्ट पे हैं। ये तो प्रॉपर एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसे बोर्ड देखे होंगे सबने कि मुंबई है 245 किलोमीटर दूर, पंजाब 280 किलोमीटर दूर, दिल्ली 80 किलोमीटर दूर, या गुड़गावा इतने किलोमीटर दूर। सबने सुना होगा, ये सुना है, ठीक बात है। तो ये क्या है?
जहां पर तुम खड़े हो, मान लो ये बंदा खड़ा है, ये मैं हूं, ये कौन है, हिमानी मैम, मैं यहां पर खड़ी हूं, मैं यहां से देख रही हूं मुंबई 245 किलोमीटर दूर है, यहां से, इस पॉइंट से। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, यही पॉइंट हुआ जहां पे ये बोर्ड लग रहा है, एग्जैक्टली यही पॉइंट। ऐसे हवा में तो नहीं कह देगा ना 245 किलोमीटर दूर, कहां से, दिल्ली से, मुंबई से, गोवा से, या फिर कर्नाटका से, कहां से 245 किलोमीटर दूर है, जहां पर तुम खड़े हो वहां से 245 किलोमीटर दूर है। ये है अपना रेफरेंस पॉइंट का एग्जाम्पल। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, ये है मेरा घर, ये है आपके रोहित सर का घर, ये हिमानी मैम का घर, ये है रोहित सर का घर। अब मैं कहती हूं मेरे घर से रोहित सर का घर 50 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। अब मैं क्या बोल रही हूं, मेरे घर से रोहित सर का घर, मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या दिया है, अब मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया है मेरा घर। सिंपल बोला है, रेफरेंस पॉइंट को तुम सिंपल भाषा में स्टार्टिंग पॉइंट इन वन सेंस बोल सकते हो। हर एक सेंस में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस तुम ओरिजिन कहीं भी मान सकते हो। ग्राफ पेपर की ये लाइनें हैं, ये लाइनें यहाँ मिलती हैं, इसको 0 0 बोलते हैं कि x पे भी 0, y पे भी 0। ये जो 0 0 ओरिजिन होता है, ये भी तो आपका रेफरेंस पॉइंट ही होता है कि यहाँ से 1, यहाँ से 2, अगर इसको 2 3 नाम दे दूं तो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 10 20, या 0 से 10 10 और 0 से 20। रेफरेंस पॉइंट क्या है इधर, ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट अब की बार कुछ भी हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट बेसिकली अपने पास एक प्यारा सा पॉइंट है जहां से हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को या नापते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी आगे समझते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिफरेंस। द रेफरेंस पॉइंट इन द फिजिक्स मीन्स दैट द पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द एंटिटी इन द क्वेश्चन इज इन मूवमेंट। एंटिटी इन द क्वेश्चन इन द मूवमेंट, कि कौन से पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया है, या कौन से पॉइंट से हमने उस बॉडी का मोशन देखना शुरू किया है। ठीक, it is being used as the comparative point that helps evaluate a body's movement. It is because of the reality that the movement is relevant to the subject. कुछ नहीं है, नोट्स के लिए सब बता चुकी हूं ये। ठीक, इट इज अ कंपैरेटिव पॉइंट, कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि कितना डिस्टेंस है, कहां से नोट करना शुरू किया है। सिंपल सी रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब जो हमने रेस्ट और मोशन पढ़ा उसका सिंपल सा थोड़ा बहुत डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, रेस्ट में कोई चीज कब होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बहुत बार कर चुके हैं, व्हेन द पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अब आ गई ना बात, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट पहले पढ़ा दिया, क्योंकि डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट का यूज हुआ है कि यार कोई भी बॉडी आपको रेस्ट में तभी मानी जाती है जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रही। मान लो तुमने ये बॉडी यहां पर रखी, कोई भी क्या बनाओ, एक फुटबॉल ही ले लो, ठीक है, ये फुटबॉल यहां पर रखी है, तुमने देखा है मैं यहां बैठी हूं, मेरे से 2 मीटर पे ये फुटबॉल रखी हुई है। अब तुम 10 मिनट बाद देखोगे तब भी ये 2 मीटर पे ही रहेगी, 20 मिनट बाद देखोगे तब भी ये 2 मीटर पे ही रहेगी। मान लो अगर तुमने 10 मिनट बाद देखा ये 2 मीटर से 10 मीटर पे चली गई, किसी ने इसको किक मार के यहां तक पहुंचा दिया, अगर किसी ने इसको किक मार के यहां तक पहुंचा दिया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या था, यहां मैं बैठी हूं वही रेफरेंस पॉइंट है। आरपी यही है, पहले आरपी से 2 मीटर पे थी, और अगर आपकी 2 मीटर पे ही रहती है बहुत टाइम तक तो ये बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। अगर बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो 10 मीटर पे पहुंच जाती है, रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो होती है बॉडी मोशन में। ठीक है, अब
मोशन कितनी तरीके के हो सकते हैं? मेनली मेजरली 3 तरीके के होते हैं, बाकी आपके बहुत सारे टीचर बहुत डिफरेंट तरीके के बताएंगे, मैं भी आगे बहुत डिफरेंट तरीके के बताऊंगी, वो सब मिक्सचर होते हैं। तो बेसिकली कौन से होते हैं? पहला तो होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में सारी चीजें चल रही हैं। सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रही है। बाकी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिव मोशन, टू एंड फ्रो फ्रॉम द पाथ। मतलब ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिव मोशन क्या होता है कि एक पोजीशन है, इससे इधर 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 मूव करते रहना, जैसे पेंडुलम करता है। पेंडुलम ऐसे बीच में होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसी को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, एग्जाम्पल फोटोज देख लेते हैं। ये रही रेक्टिलिनियर मोशन, वही होता है, लीनियर मोशन ही होता है, इसको यही बोलते हैं। ये स्केटिंग कर रहा है, स्केटिंग करके ये स्ट्रेट लाइन में जब तक चल रहा है, बाकी स्केटिंग करके ये बहुत सारे स्टंट दिखा सकता है, इसके अंदर टैलेंट है, मैं मानती हूं, लेकिन स्केटिंग करके जब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा उसे लीनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में घड़ी मूव करती है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन हमारा सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन होता है। जैसे अगर मैं इस फुटबॉल को किक मारूंगी तो ये रोल करती हुई जाएगी, मतलब ये राउंड भी करेगी और आगे भी बढ़ती जाएगी, मतलब सीधी भी चलेगी, लीनियर मोशन में भी चलेगी और सर्कुलर मोशन में भी चलेगी। उसके बाद है ये अपना पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है अपने पास? ये वाला, ये घड़ी वाला, जो अपनी एक ही पोजीशन से कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। ठीक, अभी जैसे कि आप लोगों का ये पहला ही चैप्टर है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पता ही होंगी, लेकिन फिर भी हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 2 तरीके की क्वांटिटी होती है आपके पास, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसको तो सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, किसी को भी अगर करते हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें बोथ रिक्वायर्ड होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। जैसे स्पीड का एग्जाम्पल हो गया, तुम चल रहे हो कि तुम्हारी कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये हो गया स्पीड का एग्जांपल। लेकिन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है। कैसे? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ। ये हो गया आपके पास वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें मैंने मैग्नीट्यूड तो स्पेसिफाई किया, दैट इज 70। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैंने इसके साथ नॉर्थ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी, ये हो गई डायरेक्शन। जिस भी चीज में ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और ये 70 किलोमीटर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसीलिए ये था हमारे पास क्या? एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गई ये बात? ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। चलिए फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो देख लिया हमने। नेक्स्ट आपके पास अब हम शुरू कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख देती हूं यहां पे, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं पहले वर्बली बता देती हूँ क्या होता है, उसके बाद डेफिनेशन भी बता दूंगी, कोई बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। यार ये जो डिस्टेंस नाम का वर्ड है और डिस्प्लेसमेंट नाम का वर्ड है, ये एक्चुअली में दोनों किसी भी डिस्टेंस को ही मेजर करने के काम आती है। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस तो क्या होगा? सिंपली टोटल पाथ कवर्ड। क्या होगा डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ठीक है, जरा ये एग्जांपल देखो। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। मुझे जाना है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम स्कोर प्लस जाएंगे।
दो बच्चों ने डिसाइड किया है, एक का नाम है रीना, एक का नाम है टीना। टीना अपने घर में है, रीना कहीं बाहर पेड़ के नीचे बैठी है। दोनों ने डिसाइड करा चलो चलते हैं स्कोर प्लस के ऑफिस चलते हैं, जरा घूम के आते हैं। ठीक है, पहले रीना ने सोचा, रीना के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता डायरेक्ट जाएगी स्कोर प्लस जो है 5 मीटर दूर। पहला रास्ता क्या है कि रीना सीधा सीधा स्कोर प्लस के ऑफिस चली जाए जो 5 मीटर दूर है। या फिर रीना का मन करेगा कि यार पहले मैं जाती हूं, या फिर रीना का मन करेगा कि यार पहले मैं जाती हूं अपनी टीना के घर, टीना के साथ फिर मैं जाऊंगी स्कोर प्लस। सो दो रास्ते हैं। ठीक है, पहले रीना ने दूसरा रास्ता ले लिया, मतलब दूसरा रास्ता ले लिया। पहला तो पाथ 1 और पाथ 2। अब मुझे पाथ 1 में बताओ, पाथ 1 की बात बाद में करेंगे। पाथ 1 में रीना ने कौन सा टोटल पाथ क्या हुआ, टोटल पाथ क्या हुआ पाथ 1 में? वो ए से सी गई तो डायरेक्टली 5 मीटर आ गया। कहाँ गई? ए से सी चली गई तो वो 5 मीटर आ गया जी। बिल्कुल सही बात है, और कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ये पहले टीना के घर जाती है, ये तो टोटल पाथ हो गया, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही है डायरेक्ट। और अगर ये रास्ता लेगी तो भी नहीं, ये वाला रास्ता लेगी तो भी नहीं, ये वाला रास्ता लेगी कोई भी नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी और रास्ता लेती है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, वो कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही हो गया। लेकिन अगर वो, जरा मिटा देते हैं पाथ 1 वाला रास्ता, ये एक्स्ट्रा वाला मिटा रही हूं और कुछ नहीं मिटा रही, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर यार पहले रीना टीना के घर जाती है फिर स्कोर प्लस जाती है तो टोटल पाथ क्या होगा? ये पाथ 1 की बात थी जब रीना ने पहला पाथ लिया। अब पाथ 2 से गई है रीना तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? पहले गई वो टीना के घर 4 मीटर, टीना के घर से स्कोर प्लस 3 मीटर, तो 4 + 3 7 मीटर। लेकिन पाथ 2 में अभी भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ अभी भी क्या होगा? अभी भी तो शॉर्टेस्ट पाथ यही वाला पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। वो तो उसकी मर्जी थी कि मैं टीना के साथ घूमने जाऊंगी स्कोर प्लस, तो वो पहले टीना के घर गई फिर टीना के घर से वापस आई। ये हमारी रीना की मर्जी थी। लेकिन हमारी रीना का शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा यही स्ट्रेट लाइन रहेगा, यही स्ट्रेट लाइन रहेगा, और कोई भी पाथ इसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बन सकता, दैट इज 5 मीटर। यही जो टोटल पाथ वाली बात है, यही जो टोटल पाथ वाली बात है, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। यही टोटल पाथ हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस। और यही हमारी शॉर्टेस्ट पाथ वाली बात, कि जो भी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है वो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल वगैरह सब कराऊंगी, बस थोड़ा सा पहले से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इसको इस पॉइंट से जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, तो कोई भी पाथ ले सकता है हमारा बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, हमारे बच्चा कोई भी पॉइंट ले सकता है, चाहे वो ये वाला रास्ता ले, चाहे ऐसे जाए, चाहे वो ऐसी शेप बनाए, चाहे वो ट्राइंगल शेप बनाए, चाहे वो सेमी सर्कुलर शेप बनाए, चाहे वो ऐसी कोई घूम घूम कोई भी शेप बनाए, उसकी मर्जी, कोई उसे रोक नहीं सकता। डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी हमेशा
डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में भी पढ़ा, जब रीना ने 2 रास्ते लिए, पहली वो टीना के घर गई, फिर स्कोर प्लस गई, या फिर सीधा स्कोर प्लस गई। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही चीज होगी और कुछ नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और भी तरीका है, वो भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। यार ये नंबर लाइन है अपने पास, ठीक है। मान लो मैंने कहा एक बच्चा मैंने लिया, उसने ओ से स्टार्ट किया, पहले गया वो सी पे, फिर गया बी पे, फिर गया ए पे, ठीक है। तो अगर किसी की रेफरेंस पॉइंट मैंने अब क्या मान लिया, ये मान लिया कि बच्चा यहां से चला है, जहां से उसने मोशन का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, वही होगा रेफरेंस पॉइंट, दैट इज 0 इन दिस नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर मैं बच्चे को 50 से स्टार्ट कराती तो ये होता मेरा रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं कहती मेरा बच्चा 40 से शुरू कर रहा है चलना, तो ये होता रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं है हमेशा 0, ताकि अभी आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने 0 ले लिया कि हमारे बच्चे ने पहले ओ पे जाना शुरू किया, मतलब ओ से शुरू किया, सी पे गया, बी पे गया और ए पे गया, ठीक है। जरा देखते हैं कौन सा पेन ले, वाइट ही लेते हैं, ठीक है। मान लो कि उसने ओ ए पाथ ट्रेवल किया है, पाथ ओ ए, मतलब वो गया है ओ से लेकर ए तक। ये एरो का मतलब है कि वो ओ से लेकर ए तक गया है। आप बताओ डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। अब क्योंकि हमने अभी अपने चैप्टर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, इसीलिए अभी हम सिर्फ इसी स्ट्रेट लाइन मोशन को ही पढ़ेंगे। हम कोई ऐसा मोशन या वैसा मोशन अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, टिल द टाइम वी आर इन दिस चैप्टर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ ओ से ए जाने में, 0 से 60 जाने में किलोमीटर में है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 60 किलोमीटर। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में फिर से क्या होगा, ओ से लेकर ए तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यही बताया था, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन ले लो, फाइनल पोजीशन ले लो और स्ट्रेट पोजीशन, स्ट्रेट लाइन खींच दो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन वही होगी जो रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट किया है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, और फाइनल पोजीशन जहां पर खत्म किया है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, दैट इज 60 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है उसने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन किया है। स्ट्रेट लाइन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऐसे हैं तो सेम रहेंगे। एक और केस देख लेते हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते। अगर मान लो ये ओ से ए तो गया लेकिन फिर बी चला गया, पाथ क्या लिया है उसने लिया है पहले वो ओ से ए गया, फिर उसके बाद बी वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया ओ से ए के बीच में उसने चले 60 किलोमीटर, वापस बी आने में उसने कितने किलोमीटर चले 60 माइनस 35, ये डिस्टेंस चला है ना उसने, ये एक्स डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं अगर इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दूंगी तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा।
क्या बोला मैंने, फिर से देख लेते हैं कि मान लो कि मैंने क्या करना है, ये है कि मैं ये पूरे O से लेके जितना भी डिस्टेंस था उसमें से अगर मैं यहाँ कर देती हूँ इतना डिस्टेंस माइनस कर दूंगी तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। यही डिस्टेंस तो मुझे चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 35। 60 माइनस 35 कितना होता है, 60 माइनस 35, 10 में से 5 गई 5, 4 में से 3 गई 1, 15 किलोमीटर। सही करिए कैलकुलेशन। अरे 25 आएगा, कोई बता भी नहीं रहा है। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आया हमारा, x हमारा आया 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, 60 प्लस 25 किलोमीटर, दैट इज 6 7 8 85 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इस केस में आएगा स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन अब क्या है, फाइनल पोजीशन अब है बी पे, क्योंकि फाइनली वो बी पे आया है। तो कितना कवर हुआ, 0 से लेके 35, दैट इज 35 किलोमीटर ओनली। डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया ना। चलो केस 1, केस 2, जरा एक खाली स्लाइड ढूंढते हैं, अगली ही है खाली स्लाइड। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 में मैं क्या कह रही हूं कि वो बच्चा सी पे आ गया है, अब आ गया है ओ से गया ए पे, ए से गया सी पे, मतलब टोटल डिस्टेंस बताना है इसमें अब, और दूसरी क्या चीज बतानी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिखना बहुत आसान है। क्या है, ओ से लेके सी तक वापस आया, तो सिंपली और सी के बीच में डिस्टेंस दैट इज 0 से 25, तो ये हो गया हमारे पास 25 किलोमीटर। देखो ओ से मैंने कहा है पहले ए गया है, फिर ए से वापस सी आया है, तो कितना हुआ, इनिशियल भी यही है, फाइनल ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25। कितना, 25। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले गया ओ से लेके ए तक 60 किलोमीटर, फिर वापस आया ए से लेकर सी तक, तो अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 20 30 और 35। अब ये पूरा कितना हो गया, 35। कैलकुलेट कर लेना बहुत आसान तरीके से, इसमें से या तो इतने 25 माइनस कर देना, 60 में से 25 गए 35, यही होते हैं। इस पूरे 60 में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा। कोई दिक्कत तो बोल दो, कमेंट सेक्शन में बोल दो कि मैडम नहीं समझ में आ रहा, बता दो। टोटल डिस्टेंस निकालना है, पहले गया ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक हो गए 60 किलोमीटर, ठीक है, लिख देते हैं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेकर ए तक, प्लस अब ए से लेकर सी भी वापस आया है, ए से सी तक कितना डिस्टेंस हुआ, ए से सी तक डिस्टेंस हुआ ये 10, ये 20, ये 30 और एक 5 25, ओ सॉरी 35, कितने हो गए, 60 प्लस 35 किलोमीटर, दैट इज 95 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक लास्ट केस करते हैं, केस नंबर 4, दैट इज उसने ए से ही शुरू करा और ओ पर ही आ गया, ओ से शुरू करा ओ पर आ गया, तो हमें लिखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ओ से शुरू करा और वापस से ओ पर आ गया, मतलब पहले गया ए पे 60 किलोमीटर, फिर दोबारा आया ओ तक 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 प्लस 60 दैट इज 120 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, जहां से शुरू करा है जहां पर खत्म करा है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ओ से ही शुरू करा है, ओ पर ही खत्म करा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 0, क्योंकि मैंने ओ से शुरू करा और ओ पर ही खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम और लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत प्यारा छोटा फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन क्या है, माइनस इनिशियल पोजीशन, कि फाइनल पोजीशन कितनी पे है, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी पे है, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। देख लो, फाइनल पोजीशन भी ओ थी और इनिशियल पोजीशन भी ओ थी, तो 0। अब इस वाले केस में किस पे गया, सी पर गया था, तो आपके पास इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन 25, तो फाइनल माइनस इनिशियल 25 माइनस 0 25, यही लिखी थी हमने यहां पर। किसी भी केस में कंफर्म कर लेना, यही वैल्यू आएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है जब बॉडी ए से लेकर बी तक गई है। ए से शुरू करा है, बी तक गई है, डिस्टेंस कितना होगा, ए टू बी। डिस्टेंस होगा यार, इस वाले रास्ते से गई है ना, इस रास्ते से गई है, उसने क्लियरली बोला है, क्योंकि किस रास्ते से गई है, ए पी क्यू आर बी। फाइंड द डिस्टेंस इज द एंड द डिस्प्लेसमेंट इफ द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ ए पी क्यू आर बी। मतलब पहले गई ए से पी, तो ए पी डिस्टेंस, प्लस फिर गई पी से क्यू, फिर गई क्यू से आर, फिर गई आर से बी। ए पी कितना है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, आर बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 10 15 20, डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैंने हमेशा बताया है, फिर से बता रही हूं, बिल्कुल सिंगल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए 2 पॉइंट के बीच में। ए से लेकर बी जाना है, तो अगर ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, तो स्ट्रेट लाइन, यही होगा डिस्प्लेसमेंट, सीधी स्ट्रेट लाइन। ए यहां है, बी यहां है, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ए यहां है, बी यहां है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी, दैट इज 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना आया, 20, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10। मतलब डिस्टेंस कभी भी 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। चाहे ये वाला एग्जांपल देख लो, 60 60 इक्वल, 85 और 35 डिस्प्लेसमेंट कम है, 95 और 25 डिस्प्लेसमेंट कम है, 95 और 25, 120 और 0 डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा रहेगा, या तो छोटा रहेगा, या इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस के। क्वेश्चन आते हैं इससे, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, कि या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा डिस्टेंस से, या फिर इक्वल टू रहेगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल कौन सा करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, फटाफट से ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि इस टेबल में क्या कह रहा है। या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, या इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे,
क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है कि वो गया ए टू बी गया, किस रास्ते से गया, छोटे पाथ से गया और स्ट्रेट लाइन में गया, ये थी पाथ। डिस्टेंस में कभी भी आपके पास डायरेक्शन नहीं होती है, आप बस सिंपली लिखते हो उसने 70 किलोमीटर कवर किया। डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हो, 70 किलोमीटर कवर किया लेकिन नॉर्थ की तरफ कवर किया, लेकिन नॉर्थ की तरफ कवर किया। फिर से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको तुम सिर्फ 70 किलोमीटर से दिखाते हो। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको 70 किलोमीटर से तो दिखाओगे। अगर जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर से तो दिखाओगे, लेकिन उसके साथ एक नॉर्थ नाम की चीज भी ऐड करोगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या घर की तरफ, मेरे घर से रोहित सर के मेरे घर से मेरे घर, डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब आपने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हो। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए हो तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं। ठीक है, ये केस समझते हैं अभी। अच्छा, क्या है फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट में बी सेम और डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बात सही है, आपका डिस्टेंस हर केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे आपको रीना और टीना वाला एग्जांपल दिया था, रीना पहले सीधा गई स्कोर प्लस, या पहले वो गई रीना टीना के घर से स्कोर प्लस। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, डिस्टेंस कितनी भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चाहे वो टीना के साथ जाए, मीना के साथ जाए, चीना के साथ जाए, फिर स्कोर प्लस जाए, कुछ भी जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा वही होगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रीना के घर से स्कोर प्लस तक का। ठीक है, इज ऑलवेज सेम, कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाली चीज अभी डिस्कस करते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये है मेरा घर, ये है रोहित सर का घर, ये है मेरी नानी का घर, नानी हाउस, हिमानी का घर, और ये हो गया रोहित सर का घर। मेरा इनिशियल पॉइंट है कि मैं अपने घर पे हूं, मैं गई रोहित सर के घर, फिर मैं गई नानी के घर। कैसे गई मैं गई रोहित सर के घर। रोहित सर का घर है मेरे से 5 किलोमीटर दूर, मेरे घर से नानी का घर है 2 किलोमीटर दूर। एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने शुरू कहां से किया, मेरी इनिशियल पॉइंट, मेरा रेफरेंस पॉइंट है मेरा घर। मैं गई रोहित सर के घर, रोहित सर के घर गई, मैंने अपना काम करा, मैं फिर वापस गई अपनी नानी के घर। अपने घर नहीं गई, मैं अपनी नानी के घर वापस गई हूं। मतलब टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, या पहले 5 किलोमीटर और फिर 5, 6, 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। कैसे, 5 किलोमीटर जाने का, 5 किलोमीटर आने का। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 किलोमीटर मेरे घर से रोहित सर के घर, 5 किलोमीटर रोहित सर के घर से मेरा घर वापस, और बचे हुए 2 किलोमीटर मेरे घर से नानी के घर, दैट इज 12 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, दैट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है नानी का घर, और इनिशियल पॉइंट कहाँ है, हिमानी का घर। इनिशियल पॉइंट 0, फाइनल पॉइंट। यार अब एक और चीज देखने वाली बात है इसमें, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से तो लग जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन अलग अलग आ रही है।
अगर मैं कहूं पहले जो डायरेक्शन थी वो थी 5 किलोमीटर नॉर्थ, और अब क्या है ये 7 किलोमीटर साउथ। पहले इस डायरेक्शन में गया था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आती है, वो आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ आता है साइन। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इनिशियल पॉइंट हुआ मेरा 0, मैंने 0 मान लिया जो कि है मेरा घर, इनिशियल पॉइंट हो गया 0। फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है नानी का घर जो 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर हो गया हमारे फाइनल पॉइंट। लेकिन पोजीशन तो ये वाली पॉजिटिव मानी है मैंने डायरेक्शन, और नानी के घर तो मैं इस डायरेक्शन में गई हूं, तो कौन सा होगा, 2 किलोमीटर तो होगा लेकिन नेगेटिव के 2 किलोमीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, -2 किलोमीटर, क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर करनी है कि मैंने देखा जब मैं अपने घर से रोहित सर के घर गई, मैंने वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी, तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी तो हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिखूंगी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगी तो हमेशा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखूंगी। ठीक है, तो मैं नानी के घर अपोजिट डायरेक्शन में गई हूं तो मैंने -2 मान लिए। और दूसरी बात, आप इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते थे, इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव मान सकते थे, मतलब आप पॉजिटिव को नेगेटिव भी मान सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव भी मान सकते हो, लेकिन फिर आपको पूरे क्वेश्चन में वही वैल्यूज रखनी होंगी। मतलब जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसी को पॉजिटिव मान के चलोगे, चाहे कोई भी केस आ जाए, जिस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है उसको नेगेटिव मान के चलोगे। ठीक है, हो गया। ये वाला 5वां पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने पढ़ी थी। और डिस्टेंस हमेशा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है बस। मतलब अगर मैं यहां से लिखना चाहूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। या अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं, डिस्टेंस, पहले इसके सिंबल पढ़ लेते हैं फिर लिख दूंगी दोनों के दोनों रेशियो, दैट इज यार ये होता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल d से, ये किया जाता है s से, और दोनों की ही SI यूनिट मीटर्स होती हैं, दोनों की ही SI यूनिट मीटर होती है। तो डिस्टेंस का हो गया d और डिस्प्लेसमेंट का हो गया s, डिस्टेंस का हो गया d, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रेशियो को उल्टा कर दे तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्या बोला कि डिस्टेंस यानी कि d विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पीछे थोड़ा उल्टा लिखा था, अब इधर थोड़ा सा और उल्टा लिख दिया ताकि किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे s लिखेंगे, इसका मतलब d बाय s विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, या फिर s बाय d विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। ये तीनों ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, बढ़िया। चलिए फिर इसी के साथ यार बहुत कुछ होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताने के लिए, एक लेक्चर में तो काफ़ी ही कम पड़ जाती हैं ये चीज़ें। अभी आपको एक सर्कुलर मोशन वाला एक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आपको इसके नोट्स चाहिए, ये जो टेबल बनी हुई थी ये बहुत ज़रूरी चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए, तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप्स SCOREPLUS ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें मिलेंगी, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।